Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Please subscribe my video channel and hit the bell icon in order to get notification for upcoming videos and lecture. Today we are going to discuss post-exposure prophylaxis and prophylactic immunization. Now, post-exposure prophylaxis. First of all, I would like to discuss the word prophylaxis. Prophylaxis are the preventive medical treatment, or prophylaxis is a course of preventive medical action. And post-exposure is anything or is something which is done to a person after exposure to a certain pathogen. So post-exposure prophylaxis is a course of action, is a course of preventive medical action which is taken after exposure to a certain pathogen. Okay? Why do we take this course of preventive action? Because we want to prevent the infection of that pathogen and further progression of that infection to the development of an active disease. By definition, you can say that post-exposure prophylaxis or post-exposure prevention is any preventive medical treatment which is started immediately after exposure to a pathogen like a disease-causing virus. Why? In order to prevent infection by the pathogen and the development of the disease. वीवर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोफाइलेक्सिस हमें हर इन्फेक्शियस पैथोजन को एक्सपोज होने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, बट देयर आर स्पेसिफिक पैथोजन जिनको जब हम एक्सपोज होते हैं तो देन वी नीड प्रोफाइलेक्सिस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. अच्छा, एक्सपोजर जो है, सो वन कैन एक्सपोज इन डिफरेंट वेज. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आप एक्सपोज हो सकते हैं. जैसे मोस्ट कॉमनली आपको नीडल स्टिक इंजरीज हो सकती है एंड यू वुड बी एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन ऑफ ब्लड बोर्न वायरसेस. या आप जो है सोशल लाइफ में एक्सपोज हो सकते हैं. जैसे आप किसी पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, उनको आप एक्सपोज हो सकते हैं. या फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक्सीडेंटली एक्सपोज होते हैं, जैसे आपको एक्सीडेंटली जो है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है, या इन केस ऑफ रेबीज़ आपको कोई रैबिड एनिमल जो है वो बाइट करता है तो दैट इज़ एक्सीडेंटल एक्सपोजर. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस पैथोजन एंड in some cases we need prophylactic measures in order to prevent the infection. So there are some most common post-exposure prophylaxis, or you can say that there are some most common infectious pathogen in which case we need post-exposure prophylaxis. The most important is rabies. ठीक है, PEP or post-exposure prophylaxis is commonly and very effectively used to prevent the outbreak of rabies after the bite of a rabid animal. Rabid animal कहते हैं उस एनिमल को जो खुद रेबीज वायरस से इन्फेक्ट हुआ होता है. ठीक है, या इन वेरी सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि जो पागल हो जाता है रेबीज वायरस के इन्फेक्शन के बाद. जैसे मोस्ट कॉमनली डॉग्स इन्वॉल्व होते हैं तो उर्दू में हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बावला कुत्ता या पागल कुत्ता. तो जब पागल कुत्ते के काटने के बाद जो रेबीज़ का इन्फेक्शन, रेबीज़ के वायरस को आप एक्सपोज होते हैं तो इन दैट केस यू नीड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इन दैट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यू नीड इन्फेक्शन ऑफ रेबीज़ वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, एक हम पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, एंटीबॉडीज़ देते हैं अगेंस्ट रेबीज़ वायरस, और साथ ही साथ उसको वैक्सीनेट भी करते हैं अगेंस्ट रेबीज़ वायरस. दूसरा जो है वो है टेटिनस. आपको पता होगा कि टेटिनस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई. सो टेटिनस में हम पोस्ट एक्सपोजर क्या करते हैं
के 2 to 3 इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं टेटेनस वैक्सीन के और टेटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन के। अगेन कि हम टेटेनस के टेटेनस जो टॉक्सिन है टेटेनोस्पाज्मीन जो है उसके अगेंस्ट हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, और साथ ही साथ हम टेटेनस के वैक्सीन भी लगाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी भी इस्टेब्लिश हो जाए। HIV के केस में अगर आप एक्सपोज होते हैं तो इन केस ऑफ HIV what we do post exposure prophylaxis is a course of anti-retroviral drug। as we know कि HIV जो है ये retrovirus है, तो therefore we need anti-retroviral drug। वो क्या करते हैं विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरो कन्वर्जन, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्जन को के रिस्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है व्हेन आफ्टर इवेंट विद हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर। जैसे आपने अनप्रोटेक्टेड एनल या वेजाइनल सेक्स किया किसी HIV पेशेंट के साथ, या आपको नीडल स्टिक इंजरी हुई एंड यू केम टू नो कि ये जो ब्लड था ये HIV पॉजिटिव का था, या आपने नीडल शेयर किया, जैसे ड्रग एब्यूज़र होते हैं तो वो नीडल शेयर करते हैं, तो यू केम टू नो कि ये जो बंदा है ये HIV पॉजिटिव था, तो इन दैट केसेस you need anti-retroviral drug as a post exposure prophylaxis। और जो CDC है Center for Disease Control and Prevention, it recommend PEP for any HIV negative person who has recently been exposed to HIV for any reason। यानी कि अगर आप HIV है या कोई भी पर्सन जो HIV नेगेटिव है, अगर वो HIV वायरस को in any way एक्सपोज होता है तो he or she need post-exposure prophylaxis। To be most effective, treatment should begin within an hour of exposure. After 72 hours, post-exposure prophylaxis is much less effective, or you can say कि may not be effective at all। Prophylactic treatment for HIV typically lasts for 4 weeks। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस, तो अगर कोई पर्सन है वो एक्सपोज होता है हेपेटाइटिस बी वायरस को, तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ HBS नेगेटिव, अगर वो हेपेटाइटिस बी वायरस को एक्सपोज होता है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, और साथ ही साथ हम हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट उसको वैक्सीनेट भी करेंगे। ठीक है। इन अदर केस, अगर कोई पर्सन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस को एक्सपोज होता है बट दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्डर टू HBV वैक्सीन, यानी कि उसने HBV वैक्सीन किए हैं, उसने अपने आप को वैक्सीनेट किया है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, और वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है HBV वायरस के वैक्सीन के अगेंस्ट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्या रिकमेंडेशन है, तो रिकमेंडेशन है बूस्टर डोज की, कि आप सिर्फ उसको वैक्सीन की एक बूस्टर डोज लगाएं। और अगर इस तरह का कोई केस है कि इफ़ देयर इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड, को कोई पर्सन है अभी उसको वैक्सीन हो रही है, वैक्सीन का कोर्स पूरा नहीं हुआ, या नॉन रिस्पॉन्डर हैं, यानी कि उसने वैक्सीन लगाए हैं लेकिन उसका इम्यून सिस्टम जो है हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इन दैट केस he or she need to have hepatitis B, immunoglobulin and of course also vaccine। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी के केस में भी अगर आप प्रोफेशनली या सोशल वे में या एक्सीडेंटली एक्सपोज होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस को, तो आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में भी वी हैव पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, सो यू मस्ट नीड दैट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। द मोस्ट टेरेबल, हेपेटाइटिस सी के केस में हमारे पास ना इम्यूनोग्लोबुलिन है, ना हमारे पास एंटीवायरल एजेंट्स हैं, ना कोई और रिकमेंडेशन है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की HCV की केस में। तो देयरफॉर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है हर केस में, लेकिन पर्टिकुलरली HCV के केस में आपने बहुत ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन। ठीक है। अगेन प्रोफाइलैक्टिक एनी एक्शन विच इज़ टेकन एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और इम्यूनाइजेशन कहते हैं एज यू नो वैक्सीनेशन को। यानी कि प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि वैक्सीनेशन एज आ प्रिवेंटिव मेजर, या इम्यूनाइजेशन एज आ प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन। Prophylactic immunization
refer to the artificial establishment of specific immunity, a technique that has significantly reduced suffering and death from a variety of infectious disease. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन में. फर्स्ट, इट रिफर टू द आर्टिफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि हम आर्टिफिशियली उस बंदे को एक्सपोज कराते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट्स के इम्यूनोजिन को, ताकि उसकी बॉडी जो है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, वो एंटीबॉडी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट हो. अगर वो उस इन्फेक्शियस पैथोजन को एक्सपोज होता है तो वो एंटीबॉडीज़ उसको एलिमिनेट करने में या न्यूट्रलाइज करने में अपना रोल प्ले कर लें. दूसरी चीज़ जो है, जो आर्टिफिशियल इस्टेब्लिशमेंट होती है वो किस चीज़ की होती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी की होती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की नहीं होती. आपको पता होगा कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है, इससे मतलब ये है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इस्टेब्लिश होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को रिकग्नाइज करती है और उसको किल करती है. बाकी किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो रोल प्ले नहीं करती. जबकि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो हर आने वाले इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म पे अटैक करती है. जैसे न्यूट्रोफिल जो है वो हर बैक्टीरियल इन्वेडर पे अटैक करता है, लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इस तरह नहीं है. तो as a result of prophylactic immunization, what we do, we artificially establish the specific immunity of a person against the probable infectious pathogen invader. ठीक है. Now there are two types of prophylactic immunization. Number one, passive immunization. Passive immunization इसे कहते हैं कि in passive immunization protection is conferred by the introducing preformed antibodies or lymphocyte from another individual whose immune system was stimulated by the appropriate pathogen. In very simple word, मैं आपको ये बताऊं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन इसको कहते हैं कि आप एंटीबॉडीज़ एक पर्सन के या हेल्दी पर्सन में प्रिपेयर करते हैं और फिर वो वाले एंटीबॉडीज़ जो हैं आप दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड या इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्सन. तो इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी. अगेन, पैसिव इम्यूनिटी में आप प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ लेते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द इम्यूनिटी. ठीक है. एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन इन विच प्रोटेक्शन रिजल्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन. इन सिंपल वर्ड यू कैन से कि हम जो ये वैक्सीन लगाते हैं अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शियस पैथोजन, जैसे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन है, टाइफाइड के वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन है और बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट पोलियो के वैक्सीन है, डेंगू के वैक्सीन है. हम जो वैक्सीन लगाते हैं तो ये जो इसके रिजल्ट्स में जो इम्यूनिटी इस्टेब्लिश होती है दैट इज़ नॉन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन. सो protection result from the administration of a vaccine with dead or harmless living form of an organism or with an inactivated toxin that stimulate the immune system to produce lymphocyte and antibodies against that organism or toxin. अच्छा, आपको ये भी पता हो कि ऑर्गेनिजम्स के अलावा हम टॉक्सिन के अगेंस्ट भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं. जैसे इन केस ऑफ टेटेनस में या बोटुलिनियम में या डिफ्थेरिया टॉक्सिन जो है, चूँकि वहाँ पे बैक्टीरिया इटसेल्फ जो है इतना प्रॉब्लम नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया के टॉक्सिन जो होते हैं वो पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उन केसेस में हम टॉक्सिन के अगेंस्ट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इस्टेब्लिश करते हैं या एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, ताकि अगर आप उस टॉक्सिन को एक्सपोज होते हैं तो आपके जिस्म में जो एंटीटॉक्सिन ऑलरेडी प्रोड्यूस हुए होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, तो वो एंटीटॉक्सिन फिर उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं. अच्छा, पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है, इट इज़ सम टाइम द केस दैट एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और अ पॉइजनस सब्सटेंसेस कैन हैव सच अ रैपिड डेलिटोरियस इफेक्ट. यानी कि कभी कभी कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या पॉइजन्स जो हैं उनका इतना रैपिड इफेक्ट होता है और इतना डेलिटोरियस, इतना डेंजरस इफेक्ट होता है कि जो विक्टिम है यानी कि जो पर्सन जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है
वो अब उसके अगेंस्ट उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सके। तो इन केसेस में फिर हम क्या करते हैं, एट सच टाइम पैसिव इम्यूनाइजेशन विद प्री फॉर्म एंटीबॉडी कैन प्रोवाइड लाइफ सेविंग असिस्टेंट इन कंबाटिंग द पैथोजन और पॉइजन। तो फिर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम प्री फॉर्म एंटीबॉडी देखते हैं, क्योंकि उसके पास खुद इतना टाइम नहीं होता बिकॉज ऑफ द वेरी रैपिड एंड डिलीटोरियस इफेक्ट ऑफ द पैथोजन और द पॉइजन्स कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। तो हम उसे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सके। दिस सिचुएशन मे अराइज, ये जो सिचुएशन है ये कब हो सकती है, मे अराइज इन विक्टिम्स ऑफ पॉइजनस स्नैक बाइट्स। जैसे आपको स्नैक बाइट करता है तो उसके पॉइजन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा डिलीटोरियस और रैपिड होता है, तो उस केस में हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देते हैं, यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। या बोटुलिनियम के केस में अगर आप बोटुलिनियम टॉक्सिन को इंजेस्ट करते हैं फूड में, या एज वेल एज इन दोज इन whom such infection such as diphtheria के टॉक्सिन है, एज आई टोल्ड यू टेटिनस के हैं, गैस गैंग्रीन के टॉक्सिन है, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस के। तो वहाँ पे जो है बैक्टीरियल टॉक्सिन का इतना रैपिड और डिलीटोरियस इफेक्ट होता है कि आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो करनी पड़ती है। आपको प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देनी होती है पेशेंट को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लाइफ सेविंग असिस्टेंस। It is also the case with the bite from a rabid animal, as I told you in case of rabies। अगर आपको rabid animal bite करता है तो वहाँ भी हम passive immunization देते हैं। Although active immunization is begin at the same time, since the spread of the rabies infection to the central nervous system is relatively slow। यानी हम उसको साथ साथ वैक्सीनेट भी करते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी करते हैं, लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच ना सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलेक्टिक एक्सपोजर में, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या फ़र्क है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में ये फ़र्क है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कोई भी मेडिकल एक्शन हो सकता है। जैसे HIV के केस में हमने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दिए, हमने एंटीबॉडीज़ नहीं दी। या अगर आपके आइज़ का कोई एक्सपोजर होता है तो वी फ्लश आइज़ विद वाटर एंड सोप। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस तो हो सकते हैं, लेकिन वो पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं हो सकते, क्योंकि पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस वेयर वी इस्टेब्लिश इम्यूनिटी थ्रू इंजेक्शन और इन्फ्यूजन ऑफ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, बट देयर आर other course of actions which could be included in the post exposure prophylaxis, but they will not be the part of passive immunization. Active immunization is of course aimed to ensure a sufficient supply of antibodies or T cell and B cells that react against a potential infectious agent or toxins are present in the body before infection occur or the toxin is encountered। एक्टिव इम्यूनाइजेशन से हमारा जो मकसद है बुनियादी वो ये है कि हम एक्सपोजर से पहले, यानी कि ये पोस्ट एक्सपोजर नहीं होता। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज़ अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, कि अभी वो एक्सपोज नहीं हुआ लेकिन रिस्क है कि वो एक्सपोज हो सकता है, तो हम उसको वैक्सीनेट करते हैं और उसके बॉडी में ऑलरेडी T सेल, B सेल और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं बाय सेंसिटाइजेशन ऑफ हिज और हर इम्यून सिस्टम। ठीक है, थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जैसे कोई बंदा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अपने आप को वैक्सीनेट करता है, क्योंकि ये रिस्क है कि वो हेपेटाइटिस बी वायरस को एक्सपोज हो सकता है थ्रू प्रोफेशनल ड्यूटीज़ या ड्यूरिंग प्रोफेशनल ड्यूटीज़। Once it has been primed, the immune system either can prevent the pathogen from establishing itself or can rapidly mobilize the various protective mechanisms described above to abort the infection or toxin in its earliest stage। यानी कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के रिजल्ट्स में जो इम्यून सिस्टम जो प्रिपरेशन करता है, तो या तो वो पैथोजन को किल करता है या उसको इस हद तक कमज़ोर करता है, इस हद तक वीक करता है कि वो एक्टिव इन्फेक्शन या एक्टिव डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी।
If there is anyone who want to suggest to me or want to ask me any questions, so he or she can write me at huramtalvi@hotmail.com. Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.